नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार की सुबह में आप सभी का स्वागत है। हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या। संध्या, सुप्रभात भावना। नया सवेरा के हमारे सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। और नया सवेरा के माध्यम से आज हम आपको करने वाले हैं अपडेट देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से, और साथ ही साथ आपको बताएंगे आत्मनिर्भर भारत की झलक। प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी खबरें आज समाचार पत्रों में प्रमुख स्थान लेकर के प्रकाशित हुई हैं। साथ ही साथ आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखेगी। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पेपर लीक के दोषियों पर कठोर कानून की तैयारी। सरकार आज लोकसभा में पेश करेगी 2024 के कानून में संशोधन वाला बिल। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा निपटारा। कम से कम 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान। देश में परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स गठित। वैज्ञानिक, इंटेलिजेंस और आईआईटी और लॉजिस्टिक्स से जुड़े बड़े चेहरे बनाएंगे नई रणनीति। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि आज। बीजेपी का कलाम को सलाम अभियान। रामेश्वरम से शुरू होगा यूनिटी मार्च। दो 2020 दिल्ली दंगे में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के हत्याकांड के दोषियों की सजा पर बहस आज। कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को ठहराया है गुनहगार। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार। राहत बचाव अभियान में आई तेजी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का चौथा दिन रहा भारतीय वेट लिफ्टरों के नाम। मीराबाई चानू ने हासिल की स्वर्णिम सफलता। वहीं राजा मुथुपांडी और ऋषिकांत सिंह ने दिलाया रजत पदक। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आज की है वो है संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र का आज अगला हफ्ता शुरू हो गया है। सोमवार का दिन है और संसद में आज पेपर लीक की रोकथाम से जुड़ा बिल पेश किया जाएगा। इस बिल का नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल पेश करेंगे। इस बिल के जरिए 2024 में बने कानून में बदलाव किए जाएंगे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे। इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी। इस बिल का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई की रात 2.5 मिनट का वीडियो मैसेज जारी करके किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्र, उनके माता पिता के लिए पीड़ादायक है। इसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। इधर परीक्षा सुधार की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी ने इस बारे में आईटी एक्सपर्ट और डिजिटल क्रांति के सूत्रधार नंदन नीलेकणी पर भरोसा जताया है। उनके नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। पीएम मोदी को नंदन नीलेकणी पर भरोसा आखिर क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। क्योंकि बड़ी डिजिटल परियोजनाओं का अनुभव नंदन नीलेकणी को है। उन्होंने आधार जैसी बड़ी परियोजना का नेतृत्व किया है। साथ ही आपको बता दें, एक तकनीकी विशेषज्ञ है नंदन नीलेकणी। आईटी और डिजिटल सिस्टम की अच्छी पकड़ और समझ रखते हैं। साथ ही काम पर फोकस इनकी बड़ी क्वालिटी है। तो लिहाजा उन्हें राजनीति से अधिक तकनीक और समाधान देने वाले विशेषज्ञ के तौर पर देखा जाता है। डिजिटल भारत में योगदान, अगर इसको भी समझें तो आधार जैसी व्यवस्था ने सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे लोगों तक पहुंचाने में मदद की है।
सरकार की सलाहकार भूमिका पर भी अगर हम नजर डालते हैं तो डिजिटल तकनीक से जुड़े कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार समय समय पर उनकी विशेषज्ञता का लाभ लेती रही है और अब ये एक और मौका है जब नंदन नीलेकणी की सेवाओं का लाभ अब भारत सरकार लेते हुए नजर आएगी। तो अगर टास्क फोर्स के सदस्य के बारे में आपको बताया तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये सभी नाम और चेहरे देख पा रहे हैं। अनीता करवाल जो कि पूर्व शिक्षा सचिव रह चुकी हैं, अमृतलाल मीणा जो लॉजिस्टिक्स एवं प्रशासन विशेषज्ञ रहे हैं, ये सभी टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। इसके साथ अगर डॉक्टर एस सोमनाथ की बात करें, पूर्व इसरो अध्यक्ष, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका और IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट अमृतलाल मीणा इस पूरे टास्क फोर्स के सदस्य जो हैं उस समय शामिल है। ये एक पूरी टीम बन करके तैयार है। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, संसद के मानसून सत्र का दूसरा हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। बेहद ही महत्वपूर्ण इस हफ्ते को माना जा रहा है क्योंकि पिछले अगर हफ्ते की बात करें तो लगातार पूरा हफ्ता गतिरोध और व्यवधान के चलते संसद की कार्यवाही दोनों ही सदनों में चल नहीं पाई। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर लीक रोकथाम से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक आज पेश किया जा सकता है। क्या बड़े कानूनी प्रावधान है इसमें और सजा का किस तरीके से कठोर कहा जा रहा था, कठोर सजा इसमें रखी गई है? हाँ, देखिए भावना, ये जो विधेयक है ये बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने को पेपर लीक से जो है वो एसोसिएट किया, छात्रों की जो भावनाएं थी उसको समझते हुए उन्होंने एक तो पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया, जो आपने देखा कि नंदन नीलेकणी जो आधार बनाने वाली जो कंपनी थी UIAD, उसके वो चेयरपर्सन रह चुके हैं और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त बहुत ही इस काम को उन्होंने मजबूती के साथ देश के सामने रखा। और इसके अलावा इस विधेयक के ज़रिए कहीं ना कहीं टास्क फोर्स के गठन का रास्ता भी साफ होगा, जिसमें 2 महीने के भीतर किसी भी पेपर लीक की घटना अगर होती है तो 2 महीने के भीतर इस मामले का निष्पादन किया जाना है। कठोरतम सज़ा की बात करें तो 5 साल से 10 साल की सज़ा जो है वो आरोपियों को मुकर्रर की जा सकती है और संगठित जो अपराध होते हैं, संगठित अपराध के लिए 7 साल की सज़ा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान वाला यह विधेयक निश्चित तौर पर देश की परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में मील का पत्थर साबित होगा और भारत सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए कृत संकल्पित दिखाई पड़ रही है। DOPT राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को लेकर लोकसभा में आएंगे, इसे पेश करेंगे और NDA ने पूरी तैयारी की है अपने युवा ब्रिगेड को इसमें शामिल करने का। जो यूथ सांसद हैं वो अपनी बात रखेंगे पूरी मजबूती के साथ, सरकार का पक्ष रखेंगे, जिसमें जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या जैसे जो युवा तुर्क सांसद हैं उनको इस विधेयक पर बोलने का अवसर मिलेगा। और उसके अलावा अगर बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अरुण भारती बोल सकते हैं और इसके अलावा जो TMC के बागी सांसद हैं सयानी घोष का नाम भी इस विधेयक पर बोलने वाली जो सूची है उसमें उनका नाम भी आ रहा है। आधिकारिक रूप से जो सूची है उसकी जानकारी जब मिलेगी तो मैं आपको विस्तृत जानकारी दे पाऊंगा। बहरहाल युवा जो ब्रिगेड है उसको सामने लाकर NDA के तमाम सांसद इस विधेयक पर बातचीत करेंगे। 8 से 10 घंटे तक इस पर मैराथन चर्चा होगी और निश्चित तौर पर जब वहां पर मंथन होगा तो कुछ न कुछ अमृत निकलेगा और देश की जनता को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। तमाम तरह की जो आशंकाएं छात्रों के द्वारा व्यक्त की गई, जंतर मंतर सड़क से लेकर संसद तक तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, उसका कहीं ना कहीं इस विधेयक के आने से जो पटाक्षेप है वो हो जाएगा। राजेश, हम देख रहे हैं कि NDA की पूरी तैयारी है, सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है जिस पर पूरे देश की निगाहें भी आज रहने वाली है। लेकिन ऐसे में अगर हम विपक्ष की भी बात करें तो विपक्ष का किस तरह का चेहरा आज सदन में देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर विपक्ष अपनी पुरानी हठ धर्मिता वाली रवैये पर अगर कायम रहा तो फिर गतिरोध करने की कोशिश हो सकती है। राहुल गांधी उस दिन शाम में जब 6 बजे जब पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा हुआ, उसके बाद शाम में जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने प्रधानमंत्री से
माफीनामे की मांग जो है वो शुरू कर दी। तो अगर विपक्ष अपने बात पर कायम नहीं रहा और अपने वायदे से अगर मुकरता है और नए मुद्दों की तलाश होती है तो फिर गतिरोध पैदा करने की कोशिश सदन के अंदर की जा सकती है, जो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों वाले सबसे बड़े देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में जो यह विधेयक आ रहा है उस दिशा में यह कदम बिल्कुल कतई उचित नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष के जो डिमांड्स थे और जो कॉकरोच जनता पार्टी के डिमांड्स थे, छात्रों के जो डिमांड्स थे, सोनम वांगचुक के जो डिमांड्स थे, उन तमाम मांगों को भारत सरकार ने पूरा कर दिया है। ऐसे में इस विधेयक को जो लोकहित से, जनहित से और छात्र हित से जुड़ा हुआ यह विधेयक है, इस पर अगर विपक्ष अवरोध पैदा करने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए इसे एक खतरनाक प्रवृत्ति हम कह सकते हैं। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि लोकसभा में जब ये विधेयक आएगा तो विपक्ष का रुख सकारात्मक नजर आना चाहिए और इस विधेयक को पारित कराने में उन्हें अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। भारत सरकार पहले भी कहती रही है कि बिल्कुल इस पेपर लीक के मामले में चर्चा हो। यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से छात्र आंदोलन हुआ पिछले हफ्ते और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छात्रों के समक्ष आए और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने उनसे संवाद करने की कोशिश की। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जब जब वे आए तब तक बताया कि किस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है। उसमें जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश आया तो उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स की बात करी। उसमें नंदन नीलेकानी का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। अगर हम नंदन नीलेकानी के करियर को देखें और उनके नेतृत्व में इस टास्क फोर्स के अलग अलग मेंबर्स को देखें तो किस तरीके से ये स्पेशल टास्क फोर्स बनती हुई नजर आ रही है और क्या इसका महत्वपूर्ण काम होगा? देखिए, निश्चित तौर पर यह जो पावर टास्क फोर्स बनाने की कृत संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है, निश्चित तौर पर जो पेपर लीक से जुड़े हुए या शैक्षणिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के मामले में जो भी कार्रवाइयां करनी होगी वो ये संस्था करने का काम करेगी। नंदन नीलेकानी बेहद ही तेज तर्रार, हम कह सकते हैं कि तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर जाने जाते रहे हैं। मैंने उनको कवर भी किया है जब आधार बनाने की प्रक्रिया चल रही थी यूपीए 2 में, उस वक्त मुझे उनको कवर करने का मौका भी मिला। उसमें मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो इस संस्था के वो आधार बनाने वाली जो संस्था थी UIDAI उसके वो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे और रामसेवक शर्मा जो ट्राई के चेयरमैन बाद में बने वो उसके डीजी थे और मुझे उस दौरान उनको करीब से देखने समझने का मौका मिला। बेहद तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके नेतृत्व में यह जो नई संस्था होगी ये निश्चित तौर पर छात्रों के उन तमाम आशंकाओं को जो है वो दूर करने में मददगार साबित होंगे। और एक जो उसमें सदस्य हैं अमृतलाल मीना, वो बिहार कैडर के रिटायर्ड IAS हैं, बिहार के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और जब रघुवंश प्रसाद सिंह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। वह भी बेहद तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। तो अमृतलाल मीना और तमाम जो उनकी नंदन नीलेकानी की जो टीम है वो टीम निश्चित तौर पर इस मामले में पूरी संजीदगी बरतने की कोशिश करेगी और आने वाले दिनों में ये पता चल पाएगा कि आखिर जो पावर टास्क फोर्स गठन का जो मसला है उसमें किन किन बिंदुओं को खासा फोकस करने की तैयारी होगी। बहरहाल इसको लेकर लोगों में, छात्रों में खास करके बेहद जो है वो एक उत्साह का वातावरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने और खास करके प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वीडियो संवाद के जरिए छात्रों से कनेक्ट होने की कोशिश की, तमाम जो उनके जो अभियान है भारत सरकार के, उसको अगर हम रेखांकित करने की कोशिश करें तो छात्रों के प्रति जो संजीदगी भारत सरकार ने दिखाई है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिल है जो आज पेश किया जा सकता है और वो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए सरकार ने जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। आज इस बिल पर चर्चा के बाद इसे पारित कराया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक का नाम है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। ये विधेयक 1956 में बने कानून की जगह लेगा। इस साल मई में सरकार ने इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जज नियुक्त किए गए। लिहाजा इस विधेयक को पारित कराने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में
जजों की संख्या बढ़ेगी। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रगीत की तरह राष्ट्रगान को भी वही गौरव और सम्मान मिले, इसके लिए मोदी सरकार राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई है। आज राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा प्रस्तावित है। संशोधित बिल में प्रावधान है कि अगर राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गीत के दौरान किसी भी तरह की बाधा पैदा की गई या उसका अपमान हुआ तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसके लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि देश के गौरव से जुड़े 1971 के कानून और नए कानून में क्या फर्क है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। समझते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अपमान पर रोक में अगर वर्तमान जो कि इम्प्लीमेंटेड इफेक्ट में है इस समय 1971 का कानून और 2026 का जो आज प्रस्तावित है उसमें 1971 की बात करें तो संविधान के अपमान पर सजा है, लेकिन 2026 में इस नियम को, इस प्रावधान को सामान्य रखा गया, समान रखा गया। अगर 1971 की बात करें तो राष्ट्रगान जन गण मन संरक्षित है, वहीं ये संरक्षण 2026 के प्रस्तावित बिल में भी जारी रहेगा। जो खास बात है वो है वंदे मातरम का उल्लेख 1971 के कानून में नहीं है, जबकि 2026 का जो प्रस्तावित बिल है उसमें वंदे मातरम को शामिल किया गया है। तो राष्ट्रगान में बाधा डालना अपराध माना गया है 1971 कानून के तहत, और 2026 का जो प्रस्तावित बिल है उसके तहत अगर हम माने तो उसमें ये प्रावधान नहीं मिलता है। अधिकतम 3 साल की कैद, जुर्माना और या फिर दोनों का 1971 का जो कानून है उसमें प्रावधान है, लेकिन 2026 में इस तरह से प्रावधान नहीं मिलते। लेकिन इसके लिए अब व्यवस्था की जा रही है ताकि जितना सम्मान राष्ट्रगान का है उतना ही सम्मान राष्ट्रगीत के लिए भी किया जा सके। राष्ट्रीय ध्वज को कानूनी संरक्षण 1971 देता है और राष्ट्रीय ध्वज को संरक्षण जो है वो उसे जारी रखा जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए, इसे 2026 के बिल में लाया गया है। और राजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ये जो 2 महत्वपूर्ण बिल हैं उस पर भी आइए राजेश से ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। राजेश, सबसे पहले मैं जजों की संख्या वाले बिल पर आना चाहूँगी। अगर इसके प्रावधान को देखें, लगातार हम देख रहे हैं कि कोर्ट केसेस लगातार जो है उस पर जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है और उसको लेकर जजों की संख्या बढ़ाना वर्तमान स्थिति में बहुत ज़रूरी हो गया। ऐसे में 34 से 38 की जो इस संख्या है कितनी महत्वपूर्ण है ये वाला बिल, और इसमें और भी क्या कोई कानूनी प्रावधान है? तादाद जो है वो बहुत बड़ी है, लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो विधेयक है जिसमें जजों की संख्या को बढ़ाने का प्रावधान किया जाना है, यह विधेयक निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। आप देखते हैं कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो मामले हैं उनका निष्पादन बहुत देर से होता है, लिहाजा कई बार अपराधी जो हैं वो छूट जाते हैं, कई बार गवाह जो हैं वो होस्टाइल कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो अपराधी हैं वो मुक्त भी हो जाते हैं और इतनी बोझिल लंबी प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से कई बार लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। इस दिशा में कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है गंभीर है और हर हाल में उनकी कोशिश है कि जजों की संख्या को बढ़ाकर जो लंबित लटके पड़े जो मामले हैं उनका निष्पादन किया जा सके ताकि लोगों को न्याय मिल सके। और निश्चित तौर पर ये विधेयक जो है लिस्टेड है लोकसभा में, लेकिन ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जो है ये सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विधेयक है वो जो नीट पेपर लीक से संबंधित जो उसके रोकथाम के लिए जो विधेयक आ रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है। तो देखना होगा कि ये विधेयक अगर पेश किया जाता है और सरकार हर हाल में चाहेगी कि इस पर चर्चा शुरू करा लें तो हो सकता है कि उसे इंट्रोड्यूस कर चर्चा। और राजेश, इसके साथ साथ अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी आज विधायी कामकाज सूचीबद्ध किए गए हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या राज्यसभा की कार्रवाई भी आज सुचारू रूप से संचालित होने की उम्मीद की जा सकती है? विपक्ष साथ देता हुआ नजर आएगा? देखिए, अब जबकि छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है और विपक्ष अपने वायदे के मुताबिक अगर चाहे तो राज्यसभा का संचालन भी बखूबी कर सकता है, लेकिन अगर वो व्यवधान करने की कोशिश करते हैं या अपने वायदे से मुकरते हैं तो गतिरोध फिर देखने को मिल सकता है। बहरहाल राज्यसभा में जो वंदे मातरम से संबंधित जो विधेयक है उसको शुक्रवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बाकायदा पेश कर दिया है और उस विधेयक पर आज राज्यसभा में चर्चा होने और उसे पारित कराने की कोशिश सरकार की निश्चित तौर पर होगी। जो वंदे मातरम
जो गीत है उसे राष्ट्रगान की तरह दर्जा दिलाने वाला ये विधेयक होगा और निश्चित तौर पर अपने कई प्रावधानों और कई नई जो पुरानी पेचीदगियां हैं उसको हटाकर इस विधेयक को जब पास कराया जाएगा तो वंदे मातरम को संरक्षण मिलेगा और निश्चित तौर पर भारत का जो झंडा है वह भी मजबूत होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि विपक्ष का क्या कुछ रवैया सामने आता है और वो अपने जो वायदे हैं उस पर अगर कायम रहते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बिल्कुल उम्मीद की जा रही है राजेश की संसद के मॉनसून सत्र का ये जो दूसरा हफ्ता है काफी उत्पादक रहे। सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। तमाम अपडेट राजेश ये देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ते हैं। भाजपा आज देश भर में कलाम को सलाम नाम से विशेष अभियान चलाने जा रही है। ये कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत तमिलनाडु के रामेश्वरम से होगी, जहां डॉक्टर कलाम के आवास से उनके स्मारक तक यूनिटी मार्च निकाला जाएगा। भाजपा ने इस अभियान के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभाएं, पुष्पांजलि कार्यक्रम, विचार गोष्ठियां और चिकित्सा शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर कलाम के परिजनों से भी मुलाकात करेगा। पार्टी का उद्देश्य डॉक्टर कलाम के विचारों और योगदान को समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, जिसमें युवाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने पर भी खास तौर पर फोकस रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत में ताहिर हुसैन और 4 अन्य दोषियों पर सजा की सुनवाई होगी आज। अदालत आज ताहिर को सजा भी सुना सकती है। इससे पहले 23 जुलाई को अदालत ने सजा के निर्धारण पर सुनवाई आज 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी। बचाव पक्ष ने दलीलें तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। अदालत ने बचाव पक्ष को सभी दोषियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित हलफनामा दाखिल करने के निर्देश भी दिए थे। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन को अदालत ने धारा 302, 165, 188, 153 क्लॉज A, 147, 148 के तहत दोषी ठहराया है। अगर आपको धारा 302 के बारे में बताएं तो धारा 302 हत्या से जुड़ी हुई है, वहीं धारा 364 और 365 अपहरण से जुड़ी हुई है, वहीं धारा 120 क्लॉज B आपराधिक साजिश से जुड़ी हुई है। धारा 147 जो कि दंगा के तहत आती है, धारा 148 घातक हथियार से दंगा फैलाने के तहत लगाई जाती है, धारा 149 यानी कि 149 जो कि गैर कानूनी जमावड़े का साझा अपराध है, धारा 153A समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना। तो ये तमाम अलग अलग धाराएं जिसके तहत ताहिर हुसैन की क्राइम कुंडली तैयार हुई है। ताहिर हुसैन की क्राइम कुंडली को देखें तो ये सभी धाराएं ताहिर हुसैन पे लगी हुई हैं और ताहिर हुसैन पर आज क्या सुनवाई होती है, कैसे आगे फैसला आता है, इसको देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली दंगे से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो ताहिर हुसैन से जुड़ी हुई है। गुजरात में पिछले 4 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश में कल कमी आई है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में बारिश का नया अनुमान जारी कर दिया है। अभी दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बारिश का माहौल है, जबकि सौराष्ट्र में बारिश की तेजी में थोड़ी कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार वाव, थराद, पाटन, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग, वलसाड समेत 18 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अगले 24 घंटे में डीप डिप्रेशन में बदल सकता है, जिसके चलते गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश का दौर तेज हो सकता है। इससे पहले राज्य के 76 तालुकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार इस मानसून सीजन में अब तक राज्य में औसत मौसमी वर्षा का 53% रिकॉर्ड किया जा चुका है। भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव अभियान भी लगातार जारी है। भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपको बता दें कि अब तक 7,900 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 52,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित जिलों में सड़क, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं की बहाली का काम तेजी से चल रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां राहत एवं पुनर्बहाली कार्यों में जुटी हुई हैं। अहमदाबाद के वावला और साणंद इलाकों में अधिकारियों ने जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। केंद्र सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। गुजरात तट पर हवा की स्पीड 20 से 25 नॉट रहने की संभावना है, जो बढ़कर 30 नॉट तक हो सकती है। ज्यादातर इलाकों में आंधी तूफान आएगा। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों पर लहरों की ऊंचाई काफी बढ़ जाएगी। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 30 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह भी दी गई है। आइए ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं अहमदाबाद से हमारी संवाददाता सुमन बोरा। सुमन, क्या कुछ स्थिति इस वक्त गुजरात की देखने को मिल रही है? हालांकि मौसम विभाग के आंकड़ों को अगर जाने या अनुमान को जाने तो कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बीते 24 घंटों में गुजरात में 137 तालुका ऐसे हैं जहां पर बारिश जो है वो दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वलसाड़ का कपड़ाड़ा है वहां पर लगभग 4 इंच बारिश जो है वो दर्ज की गई है। जी रविवार को ये बारिश का जोर जो है वो गुजरात में कम हुआ बेशक, लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है और कई जगह कई गाँव ऐसे हैं जिनसे अभी भी संपर्क किया जा रहा है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। हम नवसारी की बात करें या वलसाड़ की बात करें, जहां पर एक समय पर 10 से भी ज्यादा इंच पर बारिश हो जाने की वजह से कई जो रास्ते हैं वो बंद हो गए थे। कई गांवों में अभी भी जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वो राहत काम के लिए जुटी हुई है, उन्हें रेस्क्यू के लिए वो जुटी हुई है। वही अगले 48 घंटों की बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार फिर से 48 घंटों में तेज बारिश गुजरात में होने की संभावना है। आज सुबह से ही गुजरात में अहमदाबाद सहित अन्य कई जिले हैं जहां पर तेज बरसात जो है वो शुरू हो चुकी है। वही आज के लिए जो है वो डांग, सूरत, नवसारी, वलसाड़, तापी, इन सभी जिलों में, बनासकांठा, इन सभी जिलों में तेज से अधिक तेज बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बताई जा रही है। वही बोटाद, भावनगर, जूनागढ़, पंचमहल, इन सभी जिलों में मध्यम बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बताई जा रही है। बारिश के चलते जिन जगहों पर रेस्क्यू करने की जरूरत है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं पर बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जो है वो ले जाया जा रहा है और 30 जुलाई के लिए फिर से गुजरात के लिए हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और बीते दिनों जिस तरीके से गुजरात में स्थिति रही उसको देखते हुए प्रशासन अब और सतर्क जो है वो हो चुके हैं। इमरजेंसी सेंटर जो है वो चलाए जा रहे हैं और अब ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बरसात तेज होगी तो लोगों को पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण किया जा रहा है। बिल्कुल, तो आने वाले दिन गुजरात के लिए मुश्किल रह सकते हैं अगर मानसून के लिहाज से देखें। सुमन, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर असम में अब बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार होता दिख रहा है। बारिश के थमने से बाढ़ प्रभावित ज्यादातर क्षेत्रों से अब जल स्तर घटने लगा है। हालांकि राज्य के 5 जिलों में अभी भी लगभग 5,24,000 लोग प्रभावित हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और शिवसागर जिलों में अभी भी बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। चराईदेव सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां करीब 1,90,000 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद शिवसागर में 1.5 लाख से ज्यादा और जोरहाट में करीब 1,40,000 लोग प्रभावित हैं। पहले के मुकाबले अब प्रभावित लोगों की संख्या में कमी आई है। जानकारी के अनुसार 4 जिलों में प्रशासन की ओर से 354 राहत शिविर और सहायता वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां करीब 37,724 विस्थापित लोगों को आश्रय दिया गया है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, साथ ही साथ पुलिस सहित कई एजेंसियों ने ऊपरी असम के विभिन्न इलाकों से कई लोगों को सुरक्षित बचाया भी है। फिलहाल राज्य के
763 गांव बाढ़ की चपेट में है और 48,000 हेक्टेयर से ज्यादा की कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। राज्य के कई जिलों में तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचों को भी नुकसान हुआ है। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ के धनसिरी नदी में अभी भी खतरे के निशान से वे ऊपर बह रही है। वहां केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सोनोवाल से फोन पर असम के बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और साथ ही असम को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। वहीं जल स्तर घटने से राहत अभियान तेज हो सका है। एयर ड्रॉप पहले से अधिक सटीक हो गए हैं, जिससे ज्यादा लोगों तक मदद पहुंच रही है। असम का बाढ़ परिस्थिति बड़ी गंभीर है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को पूरा मदद करने के लिए इस परिस्थिति में हमारे जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उसको मदद करने के लिए शुरुआत से ही लगे हुए हैं। मैंने काल जो खुद देख के आए हैं इसके बारे में, परिस्थिति के बारे में मैं डिटेल बताया और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि असम के लोगों को बता दीजिए हम असम के लोगों का साथ है। वहीं असम में अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक राज्य सरकार हर संभव मदद मुहैया कराने में जुटी हुई है। खुद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया है जिससे राहत बचाव टीमों लोगों की मदद करती हुई दिख रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए सीएम हेमंता ने लिखा है कि हमारी बचाव और राहत टीमें मुश्किल से पहुंचने वाले इलाकों में अंदर तक पहुंच रही है, जरूरी सामान पहुंचा रही है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर ला रही है। और असम से हमारी संवाददाता सुबीना रॉय इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबीना का रुख करते हैं। सुबीना, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसका जलस्तर लगातार अब घटता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल मौसम कैसा है? लेकिन देखा जाए तो अभी भी कई गांव जो हैं वो बाढ़ प्रभावित है। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार मिलकर किस तरीके से राहत और बचाव अभियान को आगे बढ़ा रही है? सबसे पहले तो सुप्रभात संध्या और भावना और हमारे डीडी न्यूज के दर्शकों को। अभी जो फिलहाल मौसम है काफी सुधार है मौसम में। कुछ दिन से लगातार जो है सनी वेदर है, लेकिन हालांकि आईएमडी ने जो है येलो अलर्ट अभी भी जारी किया हुआ है। काफी सारे नदियों के जो डेंजर लेवल से ऊपर बह रही थी उनमें सुधार है। अभी फिलहाल जो है धनसिरी नदी सिर्फ जो है अबव डेंजर लेवल बह रही है। और रही बात राहत कार्यों की, तो वो वॉर फुटिंग पे जारी है। राइट फ्रॉम डे वन जो है एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार जुड़ी हुई है। और कल जो है अभी क्योंकि काफी जगह में सूख गया है पानी, तो इसलिए जो है सटीक तरीके से जो है इंडियन एयरफोर्स अभी एयर ड्रॉप अपने रिलीफ मटेरियल्स को कर पा रही है। कल जो है लगभग करीबन 5,000 क्विंटल जो है चावल दिया गया। उसके बाद जो है 2,000 से ज्यादा तेल, नमक, ये सब का जो है वितरण किया गया है। और साथ ही साथ जो है अभी कुछ ही देर पहले जो है कल ही जो है सीएम ने ट्वीट किया कि बीजेपी भी अपनी तरफ से जो है सारे अपने बीजेपी कार्यकर्ता से भी अपील कर रही है ताकि वो आगे आए और डोनेशन करे। लगभग 2 करोड़ का टारगेट रखा है बीजेपी ने और 2 लाख से ज्यादा अधिक महिलाओं और बच्चों को जो है कपड़े वितरण किए जाएंगे। और जो बचाव और राहत कार्यों में अभी जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी जुड़ गए हैं। हर एक कॉलोनी, हर एक संघ, हर एक मठ से जो है जितना भी उनके फॉलोअर्स कहे, लोकल लोग कहे, वो मिलकर इकट्ठा कर रहे सामान, कपड़े हो, खाने का सामान हो, टारपोलिन्स हो, सब इकट्ठा करके। बिल्कुल सुबीना, यानी कि समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं और हर कोई यही चाहता है कि ये जो राहत और बचाव कार्य चल रहा है ये गति पर पकड़ता रहे और कैसे भी जो नदियों का जलस्तर है वो घटता हुआ नजर आए ताकि लोग भी राहत और चैन की सांस ले पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुबीना तमाम जानकारी के लिए। नया सवेरा में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट का समय हो चुका है, जहां हम आपको बताते हैं कि समाचार पत्रों में आज कौन सी प्रमुख और दिलचस्प खबरें प्रकाशित की गई हैं। संध्या, बिल्कुल, तो पहली खबर का रुख करते हैं और बताते हैं कि स्पैम कॉल से आप भी बहुत परेशान होते होंगे, लेकिन उसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और आंकड़े भी ये दर्शा रहे हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। हर रोज 7.7 करोड़ कॉल संदेश रोक रही है सरकार। दूरसंचार कंपनियों की कड़ी निगरानी है और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में कंपनियां और संस्थान व्यावसायिक कार्यों के लिए निजी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि जिसकी वजह से आपका समय भी बर्बाद होता है। लेकिन इस पर सरकार का शिकंजा है, सरकार की नजर है और लगातार ये जो नंबर्स हैं इन्हें ब्लॉक किया जा रहा है, बंद करने की कार्रवाई भी की जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। कहां से लूटा गया हथियार, अब चंद मिनटों में पता लगा लेगी पुलिस। आपको बता दें कि सेना के साथ अर्धसैनिक बलों, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सभी हथियारों का एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया है। इसको नाम दिया गया है लॉस्ट, लूटेड एंड रिकवर्ड फायरआर्म, यानी कि LLRF इस डेटाबेस का नाम है, जिसके जो मुख्य फायदे होंगे वो ये होंगे कि खोए और लूटे गए हथियारों का रियल टाइम ट्रैकिंग होगा, एजेंसियों के बीच त्वरित डेटा शेयरिंग होगी, आतंकवाद और संगठित अपराध पर लगाम लगेगी और हथियारों के स्रोत का तुरंत पता लग जाएगा। आइए अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से राजस्थान के राज्य पक्षी को बचाने के लिए योजना तैयार की गई है और इस योजना पर लगातार काम भी किया जा रहा है। प्राकृतिक जीवन के अनुकूल बनाने की तैयारी भी की जा रही है। गोडावण संरक्षण के लिए 3 चूजों को विशेष सुरंग में छोड़ा भी गया है और ये जो पहल है, जो प्रयास है, वो लगातार आगे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक अधिकारी के मुताबिक खबर में बताया गया है कि चूजे लगभग 4 महीने तक इस सुरंग में रहेंगे और उनकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी, निगरानी की जाएगी, जो कि CCTV कैमरे के माध्यम से होगी और उन्हें बाहर से भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, ये खबरें थी हमारे प्रेस रिपोर्ट से जुड़ी हुई। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं, जानते हैं कौन सी वो दिलचस्प खबरें हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जो आपको जाननी जरूरी है। स्पेन के कैस्टेलॉन के जंगलों में भीषण आग लगी है। फायर फाइटर्स की कड़ी मशक्कत के बावजूद आग में 4300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। आग लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में फैल गई थी। आग बुझाने के लिए 450 से ज्यादा इमरजेंसी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। रोमानिया के F-16 लड़ाकू विमान ने काला सागर के ऊपर एक रूसी ड्रोन को मार गिराया। ये घटना नाटो देश के हवाई क्षेत्र के पास ड्रोन गतिविधियों की बढ़ती घटनाओं के बीच हुई है। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन ने इसे अस्वीकार्य और असहनीय बताया है। टाइफून नोल दक्षिणी चीन के तट से टकराया। इसके असर से ग्वांगडोंग प्रांत और हांगकांग में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मंगलवार तक कई इलाकों में भारी से मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। इस दौरान दोनों नेता क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेष रूप से ईरान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगियों के मामलों पर बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ने पाकिस्तान सरकार से जवाब मांगा है। संगठन ने 4 बलूच नागरिकों के अपहरण की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। आइए अब हमारे खास सेगमेंट का वक्त हो गया है जानने का कि मनी मंत्र में आज हम आपके लिए क्या कुछ खास लाए हैं। सीनियर सिटीजन के लिए क्या है बेहतर और सुरक्षित निवेश के विकल्प, ये हम आपको आज बता रहे हैं मनी मंत्र में। तो आज जानिए कि किस तरह से वरिष्ठ नागरिकों के लिए तमाम अलग अलग विकल्प हो सकते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम POMIS का चुनाव आप कर सकते हैं और इसके अलावा आपको बताएं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का यानी कि PPF का चुनाव भी आप कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये खास तौर पर जानकारी है, जिससे निवेश का विकल्प है, फिक्स डिपॉजिट है, FD आप कर सकते हैं और इसके बाद अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम NPS भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है और इसका लाभ भी उठाया जा सकता है।
इसके साथ बता दें कि म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। वरिष्ठ नागरिक एसआईपी के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है CSS, ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है और इसमें भी जो वरिष्ठ नागरिक हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और अब वक्त तो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, साइंस स्पार्क का, जहां आज बात होगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की। तो चलते हैं अपने सहयोगी गौरव के पास और जानते हैं हाइड्रोजन ट्रेन और उसकी तकनीक के बारे में विस्तार से। भारतीय रेलवे में, जी हाँ, क्योंकि अब देश में एक ऐसी ट्रेन चलने लगी है जो ना तो कोयले से धुआं उड़ाती है और ना ही डीजल से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि ये अपने अंदर ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाती है, जिससे केवल पानी की भाप निकलती है और कोई प्रदूषण भी नहीं होता। भारत ने सस्टेनेबल एनर्जी की दुनिया में एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 17 जुलाई को हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच एक देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को रवाना किया है। यह भारतीय रेलवे के इतिहास में कोयले और स्टीम के दौर से निकलकर सबसे स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ने वाला एक युगांतरकारी कदम है। अब तक आपने ट्रेन को लेकर कई वीडियोस और स्टोरीज देखी होंगी, लेकिन साइंस स्पार्क के सेगमेंट में इस ट्रेन से जुड़े एक एक पहलुओं और बारीकियों को आइए आसान भाषा में रोमांचक तरीके से समझाते हैं कि आखिर ये तकनीक क्या है और कैसे ये भारतीय रेलवे की पूरी तस्वीर बदलने जा रही है। सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है और ये इतनी खास क्यों है। देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन को भविष्य की सबसे स्वच्छ और स्मार्ट रेल तकनीकों में गिना जा रहा है। साधारण डीजल इंजन की तरह इसमें ईंधन यानी फ्यूल को जलाकर एनर्जी या फोर्स पैदा नहीं की जाती। इसकी बजाय ट्रेन अपने साथ एक छोटा सा पावर प्लांट लेकर चलती है, जिसे फ्यूल सेल कहा जाता है। इस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस और हवा में मौजूद ऑक्सीजन आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और उससे बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यही बिजली ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर्स को चलाती है, जिससे हाइड्रोजन ट्रेन आगे चलती है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं या कोई जहरीली गैस नहीं निकलती। इसका एकमात्र उत्सर्जन पानी और थोड़ी सी भाप होती है। यानी जहां डीजल इंजन वातावरण को प्रदूषित करते हैं, वहीं हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण को लगभग कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। यही वजह है कि पूरी दुनिया इसे ग्रीन ट्रांसपोर्ट का भविष्य मान रही है। अब सवाल आता है कि हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह ट्रेन काम कैसे करती है, क्योंकि यह पारंपरिक ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर हमारी पटरियों पर दौड़ने वाले जो पारंपरिक डीजल लोकोमोटिव इंजन होते हैं, वे मैकेनिकल पावर यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए भारी मात्रा में डीजल को जलाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी बिल्कुल ही अलग है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा पावर बैंक है जिसमें बिजली पहले से स्टोर नहीं होती, बल्कि वो जरूरत पड़ने पर खुद बिजली बनाता है। हाइड्रोजन ट्रेन भी कुछ ऐसा ही करती है। इसके ऊपर लगे विशेष टैंकों में हाइड्रोजन गैस को बेहद उच्च दबाव पर स्टोर किया जाता है। यह गैस ट्रेन के अंदर मौजूद प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी कि PEM फ्यूल सेल तक पहुंचती है। दूसरी तरफ बाहर की हवा से ऑक्सीजन ली जाती है। जब दोनों आपस में प्रतिक्रिया करते हैं यानी कि रिएक्शन करते हैं, तो बिजली पैदा होती है। यही बिजली ट्रेन के मोटर्स को चलाती है और ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगती है। अब सवाल आता है कि हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से कितनी अलग है। अगर हम इसकी तुलना करें तो यह अंतर काफी बड़ा है। डीजल इंजन में ईंधन जलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसें निकलती हैं। इसके विपरीत हाइड्रोजन ट्रेन में किसी प्रकार का दहन यानी कि कंबंशन नहीं होता। यहाँ ऊर्जा सीधे रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि यह ट्रेन न केवल अधिक स्वच्छ है, बल्कि इसकी आवाज भी अपेक्षाकृत काफी कम होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेनें लंबी दूरी तय करने में बैटरी आधारित ट्रेनों की तुलना में अधिक व्यवहारिक मानी जा रही है, क्योंकि इनमें ईंधन के भरने में कम समय लगता है और इन्हें भारी बैटरियों की आवश्यकता भी नहीं होती। हालांकि फिलहाल हाइड्रोजन का उत्पादन और स्टोरेज थोड़ा महंगा है, लेकिन जैसे जैसे तकनीक सस्ती होंगी और ज्यादा विकसित होंगी, तो ये रेलवे के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्या आने वाले समय में भारत की सभी ट्रेनें हाइड्रोजन से चलेंगी? देखिए,
इसे ऐसे समझिए कि भारत में रेलवे नेटवर्क इतना विशाल है कि सभी ट्रेनों को तुरंत हाइड्रोजन तकनीक पर स्थानांतरित करना यानी कि ट्रांसफर करना संभव नहीं है। आज भी ज्यादातर रेल मार्ग बिजली से संचालित हो रहे हैं और रेलवे का विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन तेजी से पूरा किया जा रहा है। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेनें उन क्षेत्रों में बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं जहां इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कठिन है। इसके अलावा भविष्य में मालगाड़ियों और विशेष रूट्स पर भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में हमें बैटरी ट्रेन और हाइड्रोजन ट्रेन जैसी कई नई तकनीकें एक साथ देखने को मिल सकती है। यानी भविष्य का रेलवे एक ही तकनीक पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि जरूरत के हिसाब से सबसे बेहतर और स्वच्छ विकल्प अपनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन केवल एक नई रेलगाड़ी नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत का प्रतीक है जो विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर तकनीक के दम पर भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। ये आज की ट्रेन है, हरियाणा के एक 89 किलोमीटर लंबे रूट पर दौड़ रही है, लेकिन कल यही तकनीक देश के परिवहन तंत्र को पूरी तरह से बदल सकती है। ऐसे में आने वाले समय में जब आप किसी ट्रेन की खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको धुएं का एक भी बादल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भारत की रेल तब केवल यात्रियों को नहीं बल्कि एक स्वच्छ और हरित भविष्य को विज्ञान और तकनीक के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचा रही होगी। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क के सेगमेंट में फिलहाल के लिए अभी इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो आपने देखा कि साइंस पार्क में कैसे हाइड्रोजन ट्रेन हमारे देश के लिए कितनी ज़रूरी है, आगे भविष्य के लिए कितनी ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि खेल जगत में क्या कुछ है खास हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय एथलीटों का दमदार प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू का राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला है। चानू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। ये लगातार तीसरी बार है जब चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से बॉडी वेट भी कंट्रोल करके रखा हूँ। 48 में लाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं मेरे लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये परफॉर्मेंस में और मैं पूरा फोकस रखूँगी एशियन गेम्स में। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी ने पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर देश को प्रतियोगिता का चौथा पदक दिलाया। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में ऋषिकांत सिंह चोट के बावजूद रजत पदक जीतने में सफल रहे। और राष्ट्रमंडल खेलों पर विस्तार से जानने के लिए आइए बात कर लेते हैं। ग्लासगो से मौजूद है हमारे संवाददाता नारायण सिंह। नारायण से जानने की कोशिश करते हैं। नारायण, आपसे पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों के 5वें दिन भारत के किन प्रमुख स्पर्धाओं और किन किन भारतीय खिलाड़ियों पर निगाहें रहेंगी? ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का 5वां दिन भारत के लिए बेहद अहम रहने वाला है। आज कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे और कई इवेंट्स में पदक भी दांव पर होंगे। बात करें तो वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग और बॉक्सिंग में भारत की नज़र होगी शानदार प्रदर्शन करने पर। दिन की शुरुआत में एथलेटिक्स के मुकाबले होंगे। लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन में मुरली श्रीशंकर अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं इंडिया के स्टार स्प्रिंटर, स्टार धावक जिन्होंने फेडरेशन कप में नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, गुरिंदर वीर सिंह, तेजस सिरसे, यशस और संतोष और पूजा सिंह भी अपने मुकाबले खेलेंगे और अगले दौर में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा नज़रें वेट लिफ्टिंग पर होंगी। महिलाओं के 53 किलो भार वर्ग में फाइनल में ज्ञानेश्वरी यादव उतरेंगी। इसके बाद राष्ट्रमंडल चैंपियन विंध्या रानी देवी 58 केजी भार वर्ग में पदक की चुनौती पेश करेंगी और देर रात पुरुषों के 79 केजी भार वर्ग में अजय बाबू भारत के लिए पदक जीतने की कोशिश करेंगे। बात करें आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में तो प्रतिष्ठा सामंता महिलाओं के लिए पोल वॉल्ट फाइनल में
पदक जीतने की कोशिश करेगी। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में भी कई अहम फाइनल हैं। पुरुषों की हाई जंप फाइनल में तेजस्विन शंकर, सर्वेश और आदर्श राम मैदान में उतरेंगे। वहीं महिलाओं के शॉट पुट में जो कि पैरा शॉट पुट में शर्मिला और शिल्पा पदक जीतने की कोशिश करेंगे। और पुरुषों के 100 मीटर पैरा एथलेटिक्स में राकेश भाई और श्रेयांश त्रिवेदी भी भारत की चुनौती पेश करेंगे। वहीं तेजस सिरसे 110 मीटर हर्डल रेस में फाइनल में उतर सकते हैं। स्विमिंग में आर्यन नेहरा पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल में चुनौती पेश करेंगे। वहीं साजन प्रकाश और सात्विक पहले अपने अपने इवेंट के फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। और बॉक्सिंग में भी भारत के जो बॉक्सर्स हैं अपने विजय अभियान को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। सचिन, अंकुश, साक्षी और सुमित अपने अपने राउंड ऑफ 16 के अहम मुकाबले खेलकर जीतकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा लॉन बॉल्स में पुतुल सोनोवाल अपने सिंगल्स का मुकाबला खेलेंगे। पुतुल भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए हों, लेकिन वो एक दोबारा शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। जबकि पैरा व्हील चेयर में 3x3 बास्केटबॉल में महिला टीम का सामना नाइजीरिया से होगा। कुल मिलाकर 5वें दिन भी भारत के सामने कई सुनहरे पदक जीतने का मौका होगा। अब देखना होगा कि टीम इंडिया अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए पदकों की संख्या में कितना इजाफा करती है। तो आज का दिन भी इंडिया के लिए काफ़ी व्यस्त और अहम रहने वाला है। कई बड़े खिलाड़ी पदक की दौड़ में होंगे, जबकि कई युवा खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद रहेगी कि भारत एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी पदकों की संख्या में बढ़ोतरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण इन तमाम जानकारियों तक हम तक पहुंचाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं एक दिन एक उत्सव में क्या है खास। एक दिन एक उत्सव में अगर आज की बात करें तो हिमालय की गोद में बसा है चंबा, जहां हर वर्ष श्रावण ऋतु केवल बारिश ही नहीं लाती बल्कि साथ लाती है सदियों पुरानी आस्था, लोक संस्कृति और समृद्ध परंपराओं का उत्सव। हाथ से बुनी मिंजर, भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद और ऐतिहासिक चौगान में उमड़ता जन सैलाब, यही है हिमाचल प्रदेश का विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय मिंजर महोत्सव। आइए देखते हैं एक दिन एक उत्सव में ये हमारी खास प्रस्तुति। सदियों पुरानी राज परंपरा के अनुरूप भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर से आरंभ होने वाला मिंजर महोत्सव चंबा की सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। पारंपरिक शोभा यात्रा, लोकवाद्य, देव वंदना और रंग बिरंगी वेशभूषा के बीच श्रद्धालु भगवान लक्ष्मी नारायण को हाथ से बनी जरी की मिंजर अर्पित करते हैं। मान्यता है कि मिंजर समृद्धि, अच्छी फसल और खुशहाली का प्रतीक है। ऐतिहासिक चौगान मैदान में ध्वजारोहण के साथ 8 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव की औपचारिक शुरुआत होती है। लोक नृत्य, लोक संगीत और पारंपरिक कुंजड़ी मल्हार की स्वर लहरियां पूरे वातावरण को उत्सवमयी बना देती हैं। चंबा राजघराने के समय से चली आ रही कई परंपराएं आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती हैं। यही कारण है कि हर वर्ष देश विदेश से हजारों लोग इस सांस्कृतिक विरासत के साक्षी बनने यहाँ पहुँचते हैं। मिंजर महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि चंबा के लोक जीवन का उत्सव भी है। चौगान मैदान में हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद, पारंपरिक व्यंजन, बच्चों के झूले और सांस्कृतिक संध्याएं इस आयोजन को जीवंत बना देती हैं। महोत्सव का सबसे विशेष आकर्षण अंतिम दिन निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा होती है, जब मिंजर को रावी नदी में अर्पित कर प्रदेश की सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की जाती है। ये परंपरा आज भी मिंजर महोत्सव की आत्मा मानी जाती है। मिंजर केवल एक मेला नहीं बल्कि चंबा की सांस्कृतिक स्मृति, कृषि परंपरा और लोक आस्था का जीवंत उत्सव है। यहाँ इतिहास भी चलता है, परंपरा भी मुस्कुराती है और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का संदेश भी मिलता है। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी मिंजर महोत्सव चंबा की पहचान बनकर हर वर्ष नई ऊर्जा के साथ लौट आता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं दक्षिण पश्चिम चीन के ज़ीजियांग ऑटोनॉमस रीजन में हुए एक कल्चरल इवेंट की खास झलकियां। तो इस समारोह का उद्देश्य कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देना था। इस रंगारंग और शानदार कार्यक्रम को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। आप भी देखिए। और न्यूनतम तापमान ग्राफिक के जरिए जानिए। मुझे, मेरी सहयोगी भावना और हमारी पूरी टीम को इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र